Dear students, today I am going to discuss on the poem Break Break Break. आज मैं आप लोगों को एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोयम ब्रेक 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 को बताऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो एक महान लिरिसिस्ट और आर्टिस्ट था। आज उसकी कविता जो BA सेकेंड ईयर की कविता है, पोएम में है, इंग्लिश फर्स्ट पेपर में, तो ब्रेक 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 मैं आज पढ़ाऊँगा। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वाज द पोएट ऑफ विक्टोरियन एज। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन विक्टोरियन एज का एक कवि है और एक महान कवि है। बहुत ही ग्रेटेस्ट महानता की उपाधि इसको हासिल है। तो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वाज बॉर्न इन 1809 इन रेक्टरी एट विलेज इन लिंकनशायर। मतलब कि एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जो जन्म था वो 1809 ईस्वी में लिंकनशायर नामक स्थान पर हुआ था। इसका जो जन्म था, मैं थोड़ा सा आपको एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में बताऊंगा। इसके बाद मैं पोएम को डिस्क्राइब करूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन को बताऊंगा। एट द एज ऑफ ही वाज ग्रेटेस्ट फ्रॉम चाइल्डहुड। मतलब उसकी जो महानता थी वो बचपन से ही उसको उसमें दिखाई पड़ती थी। कहा जाता है कि जो प्रतिभा होती है वो शुरू से ही दिखाई पड़ती है। तो लॉर्ड टेनिसन वाज सेंट टू द लाउथ ग्रामर स्कूल एट द एज ऑफ 7। इट इज सेड दैट एट द एज ऑफ 7, मतलब 7 वर्ष की अवस्था में ही एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को जो है लाउथ ग्रामर नामक स्कूल में भेजा गया। मतलब उसके माता पिता द्वारा उसको जो है विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लाउथ ग्रामर स्कूल में 7 वर्ष की अवस्था में ही भेज दिया गया। सो ही वॉज द ग्रेट पोएट ऑफ विक्टोरियन एज। आई हैव टोल्ड यू द एज ऑफ विक्टोरियन एज इज 1837 टू 1901। जैसा कि विक्टोरियन एज की जो क्रम है, उसका जो वर्ष क्रम है वो 1837 से 1901 तक का है। तो ये जो लॉर्ड एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो था वो विक्टोरियन एज का लिरिसिस्ट, विक्टोरियन एज का पोएट कहा जाता है। जैसा कि आपको ये मालूम हुआ, इसमें जो लॉर्ड शब्द जुटा है, द वर्ड लॉर्ड हु इज एडिंग इन बिफोर द नेम ऑफ टेनिसन। टेनिसन लॉर्ड वर्ड इट वाज टाइटिल्ड, मतलब इसकी जो रूप, मतलब लॉर्ड शब्द की जो उपाधि है वो उसको उस समय की जो रूलिंग अथॉरिटी थी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया ने इसको ये नाम दिया था। क्वीन विक्टोरिया गेव हिम द टाइटल ऑफ लॉर्ड। मतलब कि लॉर्ड टेनिसन का पहले नाम एल्फ्रेड टेनिसन था। लॉर्ड इसको उपाधि मिलती है वहाँ की जो रूलिंग अथॉरिटी है क्वीन विक्टोरिया, उसने दिया था। तो आई मीन टू से दैट टेनिसन फादर, अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, टेनिसन फादर वाज ए रीव एंड रेक्टरी। एक प्रहसनी और एक पादरी थे। उसके पिताजी एक पादरी थे। ऐसा बताया जाता है कि द फादर ऑफ एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वाज ए रेक्टरी, मतलब कि एक पादरी थे। देयर आर 2 सन्स ऑफ जॉर्ज क्लाइटन टेनिसन। उसके पिताजी का नाम है ये जॉर्ज क्लाइटन टेनिसन, हिज फादर, टेनिसन फादर, हिज फादर, ये उसके पिताजी हैं। उसके पिताजी के 2 संतानें थी। पहले का नाम था चार्ल्स, दूसरे का नाम था टेनिसन, जैसा कि लॉर्ड टेनिसन हुआ। सो ही वॉज ए ग्रेट लिरिसिस्ट एंड आर्टिस्ट। लिरिसिस्ट मतलब जो कविताओं को लिखता है, और आर्टिस्ट जिसमें उसको निपुणता, मतलब जो निपुण हो कविताओं को लिखने में, जो निपुण हो, कलाकार हो, साहित्य का कलाकार हो, उसको आर्टिस्ट कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन था वो एक लिरिसिस्ट है। वो एक कह सके कि गीत काव्य लिखने का माहिर उसको बोला जाता है। मतलब एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वाज ए ग्रेट लिरिसिस्ट एंड आर्टिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज। मतलब विक्टोरियन एज का वो एक
गीत काव्य लिखने में, मतलब कि पद्य लिखने में जो है वो माहिर माना जाता है। तो इस प्रकार से अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लाइफ, उसके बैकग्राउंड, मतलब उसके लाइफ के बारे में आपने थोड़ा सा जाना। अब थोड़ा सा द सिचुएशन ऑफ द पोएम, मतलब कि जो कविता की जो सिचुएशन कहाँ से आई उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे। सो टेनिसन रोट दिस पोएम इन द मेमोरी ऑफ हिज फ्रेंड। ऐसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के जीवन में भी उतार चढ़ाव आया। Knowing about the life of Alfred Lord Tennyson, date of birth, date of death, मतलब उसके जीवन, उसके मृत्यु की जो डेट हैं उसको मैंने आपको बताया। तो उसका जन्म हुआ था 1809 में, उसकी मृत्यु हुई थी 1892 में। वो विलेज इन लिंकनशायर, मतलब लिंकनशायर एक रेक्टरी विलेज था। रेक्टरी विलेज का मतलब होता है कि पादरी वाला गांव। रेक्टरी विलेज का मतलब होता है पादरी वाला गांव। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है एक पादरी वाले गांव में लिंकनशायर नामक स्थान में पैदा हुआ था, जैसा आपको मैंने बताया। वो 7 वर्ष की अवस्था में लाओस ग्रामर स्कूल में भेज दिया गया। उसके माता पिता जो दाखिला दिलवा दिया गया। हम आपको बताने जाते हैं कि द सिचुएशन ऑफ द पोएम, द सिचुएशन ऑफ पोएम मतलब कि जो कविता है उसकी जो स्थिति है, मतलब कि कविता की जो स्थिति, कविता किस स्थिति में लिखी गई, कहाँ से, किस सिचुएशन वातावरण से वो कविता लिखी गई। क्योंकि ये ब्रेक ब्रेक जो है ये एक प्रकार से एलिजी है, एक प्रकार से ये शोक गीत है। मतलब इसका तात्पर्य होता है कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो। इस कविता को अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने 1842 ईस्वी में लिखा था। जैसा कि ये बताया जाता है, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। टेनिसन रोट दिस पोएम इन द मेमोरी ऑफ हिज फ्रेंड। उसका एक मित्र था, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का एक बहुत ही गहरा मित्र, बहुत मतलब कि बहुत क्लोज फ्रेंड था। उस फ्रेंड का नाम था आर्थर हेनरी हैलम। उस मित्र का नाम था आर्थर हेनरी हैलम, मतलब ये उसके मित्र का नाम है। आर्थर हेनरी हैलम जो था वो उसका बहुत क्लोज फ्रेंड था। उसकी यादगार में लिखा है, इसका मतलब कुछ ट्रेजेडी उसके साथ हुई है। आर्थर हेनरी हैलम का एंगेजमेंट जो था वो उसकी एक सिस्टर थी, उसका नाम था इलिया। मतलब आर्थर हेनरी हैलम जो उसका मित्र था, उसकी एक लविंगली डॉटर थी, मतलब एक बहुत सिस्टर थी, मतलब एक बहुत प्यारी लवली मतलब कि सिस्टर थी। उसका नाम था लविंगली सिस्टर भी कह सकते हैं आप। लवली सिस्टर कहने का मतलब है बहुत प्यारी, डियरेस्ट सिस्टर थी। विच इज डियरेस्ट सिस्टर, जो ज़्यादा प्यारी हो उसको कहते हैं डियरेस्ट सिस्टर। उसकी एक डियरेस्ट सिस्टर थी, उसका नाम था इलिया। इलिया का एंगेजमेंट मतलब उन दोनों का आपस में थोड़ा सा प्रेम का जो उतार चढ़ाव था वो 1832 में पाया जाता है। मतलब 1832 में रिकॉर्ड में जो मतलब उसके अध्ययन से पता चलता है, इस कविता के अध्ययन से, कि 1832 में उससे थोड़ा सा एंगेजमेंट हुआ। दोनों का एक दूसरे से आकर्षण बढ़ा, प्रेम बढ़ा। और उसके बाद 1833 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब सडनली पता जैसे हुआ होगा। आर्थर डाइड इन 1833। 1833 में इसकी मृत्यु हो। जब इसकी मृत्यु हो जाती है, उसके मित्र की मृत्यु हो जाती है, उसके दोस्त की मृत्यु हो जाती है, तो वो थोड़ा सा उसको शॉक लगता है, उसको बड़ा आघात पहुंचता है, बहुत उसको तकलीफ में बड़ा दुखी होता है। तो उसी की मेमोरी में, इन द मेमोरी ऑफ हिज फ्रेंड व्हेन हिज फ्रेंड डाइड और व्हेन हिज फ्रेंड वाज नो मोर, या उसका मित्र जब नहीं रहा इस धरती पर, इस संसार में, तो उसी की याद में उसने एक और कविता लिखी थी इसके याद में। उसका नाम था इन मेमोरिया। एक इन मेमोरिया जो है यह इसके याद में लिखा था, मतलब उसकी याद में। इन मेमोरिया नाम की भी एक कविता अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है, वो भी इसी की याद में लिखा है। और ये जो कविता ब्रेक 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 लिखा है वो इसकी याद में तो लिखा है, लेकिन इसके अनुपस्थिति का जो वातावरण था उसके जीवन में, उसकी अनुपस्थिति के वातावरण को इसने इसमें संकलित किया, दर्शाया है कि उसकी अनुपस्थिति में उसको कितना बड़ा दुख होता है। तो द पोएम पब्लिश, मतलब ये कविता जो थी वो प्रकाशित होती है 1842 में, और जो है क्या कहते हैं कि इरिटेन 1833 में लिखी गई है। 33 और
1835 दो नाम आते हैं। तो 1833 में ये कविता लिखी गई, प्रकाशित हुई है 1842 में। तो इस प्रकार से जब इस कविता को, जिस कविता को इसने लिखा था, मेमोरिया नाम की कविता को लिखने के बाद, जब क्वीन विक्टोरिया हु वाज रूलिंग अथॉरिटी ऑफ दैट कंट्री, she studied this poem and gave the title of Lord to Tennyson। मतलब कि इस कविता को अध्ययन करने के बाद, मतलब इतने शालीनता से, इतने सहजता से उस कविता को उसने संकलित किया था टेनिसन ने, कि ये जो लॉर्ड शब्द इसमें जुटा है इसके नाम के पहले, इट वाज टाइटल बाय क्वीन विक्टोरिया। इसकी उपाधि क्वीन विक्टोरिया द्वारा इसको दी जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है वो विक्टोरियन एज का एक कवि है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ मैंने आपको बताया। ये कविता का जो एटमॉस्फियर है, कविता लिखी क्यों गई, इसके बारे में मैंने बताया। आई हैव टोल्ड यू अबाउट द एटमॉस्फियर ऑफ द पोएम। द पोएम हैज बीन रिटन इन द मेमोरी ऑफ हिज फ्रेंड हु हैज नो मोर एट दिस टाइम, हु वाज इंगेज्ड विथ हिज लविंगली विथ हिज डियरेस्ट सिस्टर नेम्ड इलिया। मतलब कि ये बताया गया कि इलिया नाम की जो उसकी बहन थी, उसका जो उससे जो एंगेजमेंट चलता था, उसके फ्रेंड से एंगेजमेंट चलता था, उसके फ्रेंड की मृत्यु हो जाती है 1832 में। 1832 में एंगेजमेंट होता है, 1833 में जो है वो मर जाता है। तो 1833 में मर जाता है, तो 1833 और 1835 दो जो है डेट आते हैं, इंसिडेंट डेट, मतलब घटना के दो डेट होते हैं। तो 1835 में ये कविता लिखी गई और 1842 में पब्लिश हुई है। तो इस प्रकार से कविता का सिचुएशन जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने दोस्त की मृत्यु पर, अपने दोस्त के खोए हुए समय पर वहाँ से लेता है। तो हम आपको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में बताएं, मैंने उसके बैकग्राउंड के बारे में बताया, मैंने उसके एटमॉस्फियर ऑफ द पोएम बताया। तो इस प्रकार से आप इन पॉइंट्स को जो व्हिच आर मेजर पॉइंट्स, इट शुड बी नोटेड। तो अब हम आपको ले चलते हैं कविता का जो सारांश है, कविता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं। द पोएट इज सिटिंग नियर the poem contains in total 16 lines. So the poem break has been written in the memory of his friend Arthur Henry Hallam. It was the scene is bathing. The scene is bathing of the ocean, of the point of the center, the ocean where the poet is sitting, जहाँ पर कवि खड़ा हुआ है वो सागर की लहरों का, मतलब सागर का एक किनारा, समुद्र का एक किनारा है जहाँ पर समुद्र की लहरें जो है बह रही हैं। He is watching into the ocean and he is thinking about his friend. The waves of the ocean, the waves of the sea, which are dashing, जो टकरा रही हैं, मतलब उस टकराते हुए दृश्य को वो देखता है। और कवि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कहता है कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, मतलब कि उस लहराती हुई, मतलब उस समुद्र की लहर जो लहरा रही है उसको देख करके जो कवि है वो कहता है कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो। मतलब कि कविता का नाम जो तोड़ो तोड़ो उसने दिया है, उसका तात्पर्य है कि द लाइफलेस करंट ऑफ द ओशन, द लाइफलेस वेव्स ऑफ द ओशन, मतलब कि समुद्र की निर्जीव लहरें जिसमें जीव नहीं है, वो अपने दुखों को, अपनी व्यथा को, अपने तकलीफ़ों को बहती हुई, मतलब बहते हुए प्रवाह में व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा कवि सोच रहा है। मतलब कवि ये सोच रहा है कि जो समुद्र की लहरें हैं वो लाइफलेस हैं, मतलब कि निर्जीव हैं, उसमें जीव नहीं है, फिर भी अपने वक्तव्य को, अपनी बातों को, अपने दुखों को, अपने सुखों को व्यक्त कर रही हैं। लेकिन द पोएट इज इन वेरी ग्रीफ, जो कवि है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वो बहुत दुख में है, उसको बहुत सैडनेस है। क्यों? क्योंकि हिज क्लोज फ्रेंड, हिज
क्लोज फ्रेंड आर्थर हेनरी हैज लॉस्ट, मतलब कि उसका जो मित्र है आर्थर हेनरी हेलरम वो मर चुका है। जब मर गया है चूंकि इसलिए वो बहुत दुखी है क्योंकि उसकी सिस्टर जो इलिया थी उससे उसका थोड़ा सा एंगेजमेंट चल रहा था, तो उससे जो है उसको बहुत ग्रीफ होती है, बहुत उसको दुख होती है, तो इसलिए वो दुखित है और बहुत प्रायश्चित भी कर रहा है, बहुत दुख संवेदनाओं में है, क्योंकि वो समुद्र की लहरों को देख करके और उनको उत्तेजित हुए देखता है। वो जो लहरें हैं वो क्या कर रही हैं, समुद्र के कोल्ड रॉकी स्टोन्स का मतलब होता है कि जो पत्थर, जो चट्टानें स्थिर हों उनको समुद्र की लहरें, वेविंग ऑफ द ओशन, मतलब कि जो बह रही हैं, लहरें जो बह रही हैं, जो लहरें टकरा रही हैं, वो समुद्र के मतलब कि ठंडे चट्टानों को, मतलब कि अस्थाई चट्टानों को तोड़ रही हैं। तो इसलिए जो कवि है बार बार ये कहता है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, मतलब वो इसलिए कहता है कि वो बड़ी संवेदनाओं में है, बहुत दुख में है, इसलिए कहता है कि वो उसको बहुत तकलीफ है कि तुम तोड़ो तोड़ो तोड़ो, मतलब कि टकराओ टकराओ टकराओ, और इसलिए कहता है कि हमारे पास तो कोई शब्द ही नहीं है, जबकि इनके पास, समुद्र की लहरों के पास अपने को व्यक्त करने के तरीके हैं, अपने को व्यक्त करने के अनेक प्रकार के स्टेटमेंट हैं, अनेक प्रकार के सेंटेंस हैं, शब्द हैं, लेकिन कवि जो है शब्द विहीन हो गया है। इस प्रकार से वो जो है समुद्र के किनारे खड़ा होकर के, निराश होकर, भावावेश होकर के, वो समुद्र की लहरों को देख करके कहता है तोड़ो तोड़ो तोड़ो, और यह दृश्य उसकी भावनाओं को अधिक उत्तेजित करता है। मतलब यहाँ पर जो ब्रेक ब्रेक है, उसकी जो समरी है, ब्रेक 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 का जो दृष्टांत है, उसके भावनाओं को और उत्तेजित करता है। क्यों उत्तेजित करता है? क्योंकि वो बहुत शांत है, वह बहुत ग्रीफ, बहुत दुखित है, बहुत सैडनेस है, मतलब उसके अंदर सैडनेस आ गई है, और जो समुद्र की लहरें हैं उनके अंदर सैडनेस नहीं है, इसलिए उस निराशा भरी भावनाओं को प्रकट करने के लिए उसके पास शब्द नहीं है। वो कहता है कि हमारे पास, कवि के पास निराशा भरे शब्दों को प्रकट करने के लिए, मतलब उसके पास देयर इज नो एनी वर्ड टू एक्सप्रेस एनीथिंग मोर विच ही सीन विच ही वाचिज देयर, जहाँ पर वो कुछ देखता है वहाँ पर वो कुछ कह नहीं पाता है। इस प्रकार के इस प्रकार से वो जब दूसरे दृश्य को देखता है, दूसरे जो उसमें जो स्टेटमेंट आता है उसमें ये देखता है कि नाविक के जो बच्चे हैं, जो फिशर्समैन बॉय हैं, मतलब कि नाविक के जो बच्चे हैं, वो अपनी नाव को लेकर के समुद्र में उछल कूद कर रहे हैं, मतलब कि बोटिंग प्ले कर रहे हैं, मतलब कि नाव से खेल रहे हैं। नाविक के बच्चे समुद्र के किनारे आते हैं, समुद्र के बीच में जाते हैं, मतलब वो कहता है कि हमसे अच्छा तो ये फिशरमैन बॉय, मतलब फिशरमैन जो नाविक का लड़का है वो हमसे अच्छा है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि वो अपने सिस्टर के साथ बोट में, मतलब नाव में तैरते हुए नाव के बीच में, समुद्र के बीच में जाता है, किनारे आता है, बीच में जाता है, इस प्रकार से वो खेल रहा है। तो वह अपने से उसको अच्छा बताता है कि हमसे अच्छा मतलब वो दोनों परिस्थितियों का वर्णन करता है। वो एक तरफ ये कहता है द रॉकी स्टोन्स ऑफ द ओशन, मतलब जो समुद्र की चट्टानें हैं, समुद्र के किनारे की जो चट्टानें हैं, वो भी, उनको भी वो कहता है कि तुम भी टकराओ टकराओ तोड़ो तोड़ो, कहता है वो भी उनसे अच्छा है क्योंकि वो भी अपनी बातों को व्यक्त कर ले। दूसरी तरफ ये कहता है कि वो भी अच्छे हैं, जो मछुआरे के लड़के हैं, जो समुद्र में अपने सिस्टर के साथ खेल रहा है, वो भी हमसे ही अच्छा है क्योंकि अपनी बातों को व्यक्त कर ले रहा है। और तीसरे स्टेप पर वो ये देखता है कि जो मतलब कि जो समुद्र में चलने वाले जहाज हैं, जल जहाज जो हैं, वो लोड होकर के, मतलब उस पर सामानों का रख रखाव हो जाता है, सामान उस पर लादे जाते हैं, सामानों को लेकर के वो अपने गंतव्य स्थान से हर मतलब इस बंदरगाह से उस बंदरगाह तक जाते हैं और बंदरगाह तक जाकर के फिर वापस आते हैं। उनको देख करके कवि के मन में बहुत दुख उत्पन्न होता है। इससे दुख उत्पन्न होता है कि वो सोचता है कि काश मेरा भी फ्रेंड होता, आर्थर हेनरी हेलरम भी होता, तो मैं भी उससे बातें करता और उसके साथ मौज मस्ती करता, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य है कि हमारा जो मित्र है वो एक बार जहाँ चला गया, जिस यात्रा पर चला गया है, वहाँ से वो लौटने वाला नहीं है। इस प्रकार से ये कविता जो है बहुत क्या कहते हैं इलिजिक पोएम है, बहुत ही दुखद वातावरण में लिखी गई है। इस प्रकार से कविता का जो सारांश है, समरी ऑफ द पोएम, these are the meaning of the poem. The poet is sitting on the bank of the
ocean, where he watches the waves of the ocean which are dashing from here to there, मतलब इधर उधर, मतलब कि यहाँ से वहाँ, मतलब चट्टानों से टकराती है। और उसको देख करके कवि जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में बहुत दुखित होता है। उसकी भावनाओं प्रकट करने के लिए वो कहता है, ही सेज अगेन दैट देयर इज नो एनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस अबाउट हिज ग्रीफ। वो कहता है कि मेरे पास भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं है। In the second stanza, in the second scene, he watches the boy of the fisherman who is playing in the boat with his sisters. They are floating, मतलब कि वो नाव भी चला रहे हैं, अपने बहन के साथ वो खेल भी रहा है। The poet thinks that the fisherman's boy is very happy rather than him, मतलब कि उसकी अपेक्षा जो नाविक का लड़का है वो काफ़ी प्रसन्न है। ही इज बेटर देन हिम, वो उससे काफ़ी अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो जो है नाव को चला रहा है, अपनी बहन के साथ खेल रहा है। और जो कवि है, ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट एनी गेम, ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट एनी हैप्पीनेस, ही हैज नो any words which can be expressed by the poet about his sadness atmosphere, about his grief. एक बार फिर वो समुद्र की तरफ देखता है और कवि ये कहता है कि जो प्रकृति है, कवि ये कहता है कि जो प्रकृति है वो क्या है, अमर है, और मैन इज मॉर्टल, मतलब कि मनुष्य जो है वो तो नश्वर है। उसको रियलाइजेशन होता है, उसको आभास होता है कि जो प्रकृति है वही अमर है, मतलब कि ये समुद्र का किनारा, समुद्र की लहरें, ये क्या है, ये अमर हैं। और मनुष्य जो है, उसका जो मित्र जो मर गया है वो नश्वर था, इसलिए मर गया है। तो इस प्रकार से जब वो ये सब चीज़ें देखता है तो फिर उसके मन में ये बात आती है, उसके मन में ये बात पुनः रिटर्न होती है कि इन सब चीज़ों के बारे में सोचना व्यर्थ है। इस प्रकार से उसको अपने मित्र हेलम के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो है वो बताता है कि मनुष्य नश्वर है, प्रकृति अमर है, प्रकृति के बारे में हमेशा सोचे। तो इस प्रकार से ये जो कविता है ये एलिजिक एटमॉस्फेयर में लिखी गई है। कवि ने अपने मित्र के मृत्यु के शोक पर, अपने मित्र के मृत्यु पर इस कविता का उसने संकलन किया है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसको एक्सप्लेनेशन के बारे में बताते हैं। In the first stanza, break, break, break on thy cold grey stones, O sea, and I would that my tongue could utter that thought that arise in me. Alfred Lord Tennyson is saying that, Alfred Lord Tennyson is thinking that, Alfred Lord Tennyson is expressing his inner thought that वह अपने आंतरिक अभिव्यक्तियों को अर्थात आंतरिक विचारों को अभिव्यक्त करते हुए बताता है। क्या बताता है? द कंडीशन ऑफ द वेव्स ऑफ द ओशन, वेयर द पोएट इज सीटिंग, वेयर द पोएट इज स्टैंडिंग। जहाँ पर कवि बैठा हुआ है या जहाँ पर कवि खड़ा हुआ है, वहाँ पर समुद्र की लहरों को देख करके उससे वो अपने अंतरात्मा, अपने अंदर के भावों को व्यक्त कर रहा है। व्यक्त करते हुए उसको बड़ी तकलीफ है, उसको बहुत दुख है, और उस अपनी ग्लानि को जो है वो व्यक्त करते हुए बताता क्या है, कह क्या रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। कौन तोड़े, क्या तोड़े, कैसे तोड़े, देखिए। द पोएट ऑब्जर्व द फायर वेव्स ऑफ द ओशन। ऑब्जर्व मतलब थोड़ा सा यहाँ तक के सेंटेंस का भाव आप देखिए। ऑब्जर्व मीन्स गहराई से देखता है, गहराई से निरीक्षण करता है। द पोएट ऑब्जर्व द फायर वेव्स ऑफ द ओशन, मतलब कि जहाँ पर वो बैठा है या मान लीजिए जहाँ पर वो खड़ा है, सिचुएशन ऐसा है, अर्थ दोनों प्रकार से आते हैं। वो खड़ा है, एक बैठा है। खड़ा होना भी पाया जाता है, खड़ा होना भी थोड़ा सा दृष्टांत में आता है, बैठना भी बात होती है, क्योंकि बैठ करके मायूसी को प्रकट कर रहा होगा। तो द पोएट ऑब्जर्व द फायर वेव्स ऑफ द ओशन, मतलब कि आक्रामक लहरों का वो निरीक्षण करता है, आक्रामक लहरों का वो निरीक्षण करता है।
ऑन दाई को, अब देखिए आक्रामक लहरों का निरीक्षण क्या करता है, ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन, मतलब कि वो जो शीतल पड़े, ठंडे पड़े, स्थिर पड़े जो चट्टाने हैं, वो जो चट्टाने वहाँ पर हैं जहाँ पर वो बैठा है, ओ सी ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन, मतलब कि वो समुद्र को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम्हारे जो ठंडे पड़े अस्थाई चट्टाने जो हैं उसमें जो समुद्र की लहरें आ करके टकरा रही हैं, मतलब कि समुद्र की लहरों का दृष्टांत है यहाँ पर, डेसिंग फ्यूरियसली अगेंस्ट द कोल्ड रॉकी सोर्स, मतलब डेसिंग माने टकरा रही हैं, आ रही हैं, मतलब टक्कर दे रही हैं, फ्यूरियसली माने अगेंस्ट द कोल्ड रॉकी सोर्स, मतलब कि जो अस्थाई समुद्र के चट्टानों का जो किनारा है वहाँ पर वो समुद्र की लहरें आ करके टकरा रही हैं, मतलब टक्कर दे रहे हैं, उसमें तोड़ रही हैं। द पोएट फील्स दैट, अब वहाँ पर क्या है, एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर, ओ सी एंड आई कुड दैट माई अटर कुड सी, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा भाव है कि मेरी भी जिह्वा, वो ये कह रहा है कि काश मेरी भी जिह्वा, ओ सी मतलब वो समुद्र को संबोधित करते हुए कहता है कि वो काश मेरी भी जिह्वा जिस प्रकार से समुद्र की लहरें अपनी व्यथा को प्रकट करते हुए उस समुद्र के किनारे चट्टानों वाले किनारों में टकरा रही हैं, बार बार अपने क्रोध को प्रदर्शित कर रही हैं। कवि के कहने का तात्पर्य यहाँ है कि काश मेरी भी जिह्वा, मेरे भी अंदर उन दुख को, उन क्रोध को, क्रोध क्या है उसके अंदर, वही जो उसके अंदर ग्लानि है वही क्रोध है, काश मेरे भी अंदर, मेरे जिह्वा में भी यह ताकत होती, मेरे जिह्वा में भी यह सामर्थ्य होता कि मैं भी अपने आंतरिक दुखों को व्यक्त कर लेता। यहाँ कहने का तात्पर्य है द पोएट फील्स दैट द ओशन इज कैपेबल एक्सप्रेसिंग इट्स एंगर, मतलब ये देखता है कि जो समुद्र है वो ये अपने दुखों को, अपने क्रोधों को प्रकट करने के लिए सामर्थ्य रखता है, मतलब कि प्रकट कर ले रहा है, क्योंकि वहीं ये बातें आती हैं तोड़ो तोड़ो तोड़ो, वहीं पर ये बात आती है, समुद्र की उसी दृश्य की बात है कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, अर्थात समुद्र के उस मतलब अस्थाई चट्टानों को, अस्थाई रॉकी सोर्स, मतलब कि वहाँ पर जो पत्थरों का चट्टान है उसको तोड़ने की बात करता है। बट द पोएट फेल्स टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ हिज सारो, यहाँ पर वही बात है, दैट थॉट दैट अराइज इन मी, मतलब उसके कवि के मन में ये बार बार विचार आ रहा है कि यदि मेरे अंदर ये सामर्थ्य होता, मेरी जिह्वा भी कुछ कहने का सामर्थ्य रखती, तो मैं भी अपने दुखों को, उसके बाद दुख क्या है, द हुज फ्रेंड, मतलब उसका जो मित्र है, हुज फ्रेंड वाज नो मोर एट दैट टाइम, ही हैज लॉस्ट हिज क्लोज फ्रेंड, उसने अपने प्रिय मित्र को खो दिया है, उसी की व्यथा को व्यक्त करने के लिए वो साइलेंट हो गया है। देयर इज नो एनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस अबाउट द ग्रीफ ऑफ लूजिंग हिज फ्रेंड, मतलब उसके अपने मित्र को खोने की दुख को व्यक्त करने के लिए उसके पास किसी प्रकार के शब्द नहीं हैं। तो इस प्रकार से इस स्टेंजा में कवि जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, समुद्र की उस क्रोधित भरे रूप को, आकार को, उसकी जो लहरें हैं आ रही हैं जा रही हैं, तो उसको देख करके वो उसके मन में इस बात की तकलीफ होती है कि वो तो असमर्थ है, वो तो फेल है, असफल है अपने दुखों को, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। तो इस प्रकार से कवि जो ब्रेक नाम की जो कविता है उसमें अपनी आंतरिक दुखों को व्यक्त करने की बात करता है। तो दूसरे स्टेंजा में थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहेंगे। सर जी बैठा रहा थोड़ा सा, एक आख्या और। In the second stanza, O well for the fisherman's boy that he shouts with his sister, O well for the sailor lad that he sings in his boat on the bay। यहाँ पर कवि जो है अब अपनी तुलना जो है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है अपनी तुलना कुछ
मतलब वो चूँकि समुद्र के किनारे पर बैठा है तो वहाँ पर मछुआरे के लड़के, मल्लाह के लड़के, मल्लाह मछुआरे, यही लोग वहाँ पर, यही प्रजातियाँ वहाँ दिखाई पड़ती हैं क्योंकि समुद्र का किनारा है। द एटमॉस्फेयर ऑफ द पोएम इज द बैंक ऑफ द सी, इसीलिए कहा गया है कि द सिचुएशन ऑफ द पोएम इज द बैंक ऑफ द ओशन, मतलब कि जो इसका वातावरण है, सिचुएशन ऑफ द पोएम, जो सिचुएशन, पोएम की जो सिचुएशन है वो क्या है, समुद्र का किनारा है। तो इस समय सेकेंड स्टेंजा में हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा जो है हम ले चलते हैं। अब वो कवि की जो मनोवृत्ति है, उसकी जो भावनाएं हैं, वो अपनी तुलना मछुआरे के लड़कों से और मल्लाहों से करता है। वो क्या कह रहा है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और बाकी दो स्टेंजा जो बचते हैं वो आप, मैंने चूँकि अर्थ तो पूरा बता दिया है, आप अब उसको जो है सेल्फ स्टडी करेंगे तो उसका पूरा अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ तक बता रहा हूँ, आपको ध्यान दीजिए। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय, वो अपनी तुलना करते हुए मछुआरे के लड़कों से तुलना करता है। जो मछुआरे के लड़के, दैट ही साउट्स विथ हिज सिस्टर, जो मछुआरे के लड़के समुद्र के किनारे अपनी बहन के साथ प्रसन्न चित्त मुद्रा में खेल रहे हैं। इसलिए इस प्रकार से कवि जो है वहाँ भी बहुत दुखी है, उसको भी बहुत ग्लानि है। वो उनको देख करके और ग्लानि प्रकट करता है, अपने और एक्सप्रेस को करता है, वो और एक्सप्रेस कर रहा है, अपनी जो ग्रीफ है उसको एक्सप्रेस करना चाहता है। ओ वेल फॉर द सेलर लैड, यहाँ पर कहता है द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ विथ ए फिशरमैन्स बॉय, मतलब वो अपनी तुलना एक मछुआरे के लड़के से करता है। जो मछुआरा का लड़का अपनी सिस्टर, अपनी बहन के साथ समुद्र के किनारे प्रसन्न चित्त मुद्रा में खेल रहा है। इन द सेकेंड व्यू, मतलब द पोएट मीन्स टू से दैट ही इज अनेबल टू प्ले विथ एनीबॉडी, ही इज अनेबल टू प्ले विथ हिज क्लोज फ्रेंड, वाई हिज फ्रेंड इज नो मोर नाउ, मतलब उसका वो असमर्थ है अपने मित्र के साथ वहाँ पर खेलने में, क्योंकि उसका मित्र उसके साथ नहीं है। तो इसलिए वो अपनी तुलना मछुआरे के उस लड़के से करता है जो अपनी बहन के साथ प्रसन्नचित्त मुद्रा में खेल रहा है। मतलब अपनी तुलना, अपने दुख की तुलना करता है कि वो देखिए कितना हमसे कितना अच्छा है, वो तुलना करता है। तुलना अपनी बराबरी की नहीं करता, वो कहता है ही इज बेटर देन मी, वो हमसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि ही इज प्लेइंग विथ हिज सिस्टर इन हैप्पीनेस मूड ऑन द बैंक ऑफ द ओशन, मतलब समुद्र के किनारे अपने सिस्टर के साथ कितनी प्रसन्नचित्त मुद्रा में खेल रहा है। इन द सेकेंड व्यू, ओ वेल फॉर द सेलर लैड, उधर दूसरी तरफ ये कहता है कि वो मल्लाह का लड़का वो क्या कर रहा है, दैट ही सिंग्स इन द बोट ऑन द बे, जो उस समुद्र के किनारे, वे मतलब कि उसके समुद्र में, जो समुद्र में नाव चलाते हुए प्रसन्न चित्त मुद्रा में अपनी नाव को लेकर के इधर से उधर मतलब घूम रहा है, अपनी प्रसन्न चित्त मुद्रा में नाव की जो है सैर कर रहा है। तो इस प्रकार से कवि जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है वो कवि के अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ है तथा अपनी तुलना मछुआरों के लड़के और मल्लाह से करता है। मल्लाह से करता है, करते ये कहता है कि हमसे अच्छा तो ये लोग हैं जो अपनी बहन के साथ प्रसन्नचित्त मुद्रा में खेल रहा है, जो मल्लाह का लड़का नाव लेकर के समुद्र में प्रसन्नचित्त मुद्रा में टहल घूम रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो इलेजिक थॉट है, कवि की जो शोक संवेदना भरी विचारधारा, वो यही है कि वो इसलिए ब्रेक ब्रेक नाम की कविता जो लिखा है वो अपने फ्रेंड के मेमोरी में, वो उसके जो बहन का जो मतलब एक एंगेजमेंट होने वाला जो एक उसका मित्र था जिसके साथ होना था, वो आर्थर हेनरी हेलम जो मर जाता है, तो उसकी याद में ये कविता लिखा है। और अपनी व्यथा को, अपने दुख को व्यक्त करते हुए, मतलब अपनी व्यथा को दुख व्यक्त करने में असमर्थ है, इसलिए समुद्र की लहरों को कहता है तोड़ो तोड़ो तोड़ो। तो इस प्रकार से आपने सेकेंड स्टेंजा में आपने एक्सप्लानेशन में मतलब इसके मीनिंग में आपने देखा कि जो कवि है अपनी तुलना जो है मछुआरे के लड़के से करता है जो अपनी बहन के साथ प्रसन्नचित्त मुद्रा में खेल रहा है। एंड ही अगेन सेज अबाउट ए यंग सेलर हु इज प्लेइंग विथ हिज सिस्टर इन द बोट, मतलब वो ये आगे ये भी बताता है कि वो मल्लाह का लड़का जो नाव चलाते हुए अपनी बहन को बैठा करके नाव चलाते हुए जो है समुद्र में तैर रहा है, मतलब समुद्र में नाव चला रहा है। इस प्रकार से द स्टोरी और द मीनिंग ऑफ द पोएम ब्रेक 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 हैज बीन सिंस टुडे
on the next time I will discuss about the next poem of the Robert Browning.